नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र और शुरुआत हेडलाइन से करें उससे पहले खास संदेश आप सभी के लिए, क्योंकि कोरोना को रोकने से के लिए जिस तरीके के उपाय और जो एहतियात हम सब ने बरती है उनको याद रखिए, उनको फॉलो करते रहिए और जब तक कोरोना का टीका नहीं आता तब तक आपको यही एहतियात और सावधानी कोरोना से बचा सकते हैं। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए आज से जन आंदोलन की शुरुआत की। मास्क पहनने, हाथ धोने और 2 गज की दूरी का सख्ती से पालन करने की अपील। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 85.25%। अब तक 58 लाख से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। सक्रिय मामलों की संख्या 9,02,425। आन बान और शान के साथ मनाया गया भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर राफेल समेत कई लड़ाकू विमानों ने किया शौर्य और शक्ति का रोमांचक प्रदर्शन। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव के लिए कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। चुनावी राज्यों में जनसभाओं के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की दिशा निर्देश। कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से करना होगा पालन। अमेरिका की लुइस क्लूग को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए किया जाएगा सम्मानित। कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से देशव्यापी अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और बार-बार हाथ की सफाई पर खास जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और सभी के सामूहिक प्रयासों से ही अब लोगों की जान बचाई जा सकी है। उन्होंने लोगों से इन प्रयासों की गति को बरकरार रखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किया। आने वाले त्योहारों, सर्दियों और आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर यह अभियान चलाया जा रहा है। ट्वीट के जरिए अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने, 2 गज की दूरी का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्धाओं के समर्पण से शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की यह गति बनाए रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा। इस आंदोलन का उद्देश्य जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना, यानी कोविड-19 पर सजग व्यवहार को जन आंदोलन बनाना है। यह कम लागत वाला अधिक प्रभावकारी अभियान है जिसमें मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी का पालन करने और हाथ धोने की प्रक्रिया से जुड़े संदेश शामिल किए गए हैं। कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सावधानी की आवश्यकता है और यह संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए यह मुहिम चलाई जा रही है। सहजता से समझ में आने वाले संदेशों को आम भाषा में लिखा गया है। सभी मीडिया मंचों का इस्तेमाल करते हुए देश के सभी भागों में संदेशों को पहुंचाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। जागरूकता फैलाने के लिए नियमित रूप से मोबाइल वैन भी चलाई जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान को सुरक्षा मंत्र मानकर न सिर्फ स्वयं को सुरक्षित रखें बल्कि अपने परिजनों, दोस्तों और सहकर्मियों को भी सुरक्षित रखें। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से तभी लड़ा जा सकता है जब सभी देशवासी एक साथ आएं। उन्होंने लोगों से इस जन आंदोलन से जुड़ने और सभी को इस महामारी के प्रति जागरूक कर कोरोना मुक्त भारत बनाने में अहम भूमिका निभाने की अपील की है। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 83,000 से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है और
कोविड के चलते मृत्यु दर 1.5% है, जो दुनिया में सबसे कम दर में से एक है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की जो दर है वो 85.32% है। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे लोगों की संख्या के 6 गुना से भी ज्यादा है। पिछले 5 दिन के नए मामलों और ठीक होने के आंकड़ों पर नजर डालें तो नए केसेस की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। नए मामले 80,000 से कम आ रहे हैं, जबकि रोजाना 75,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह की अगर हमने छोटी इन सावधानियों के ऊपर हमने ध्यान दिया तो हमें पूरा विश्वास है कि कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है इसको हम खत्म करने में बहुत जल्दी सफल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते एक दिन में 83,011 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 58,27,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 78,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 68 लाख को पार कर गया है। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 971 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1,05,526 लोगों की जान कोरोना से गई है। अभी देश में कोरोना के 9,02,425 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का 13.2% है, जबकि मृत्यु दर 1.5% है। ICMR के मुताबिक बुधवार को करीब 12 लाख नमूनों का परीक्षण किया गया। अब तक कुल 8,34,65,975 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मानसिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 5 तकनीकी सत्र के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट ने तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। थावरचंद गहलोत ने दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की पहल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, जिसके तहत सीहोर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना की गई है, जो 2022 तक पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। और इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान के लिए किरण हेल्पलाइन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके जरिए आम लोगों की परेशानियों को लगातार हल करने की कोशिश भी की जा रही है। इस पहलू को स्वीकार करते हुए हमारी सरकार ने सीहोर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह संस्थान सितंबर 2019 से एक अस्थायी स्थान से कार्य कर रहा है और हम मार्च 2022 तक इसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित बनाने की उम्मीद करते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस वायुसेना की आन बान और शान देखने को मिली। वायुसेना के जांबाज जवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाया और इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया। राफेल के अलावा वायुसेना के कई दूसरे लड़ाकू विमानों ने इस दौरान अपनी ताकत दिखाई। आसमान का सीना चीरते और हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाते वायुसेना के जाबाज। वायुसेना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के हैरत अंगेज करतबों ने लोगों को रोमांचित कर दिया। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश और वायुसेना के सामने साइबर और ड्रोन थ्रेट जैसी कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि राफेल, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। The recent induction of state-of-art Rafale, Chinook and Apache aircraft have added significantly to our combat capability over our adversaries in the battlefield. Our offensive strike capability has been honed further with upgradations of our aircraft,
with weapon systems and sensors, ably supported by a networked decision-making matrix. RKS भदौरिया ने कहा कि वायुसेना ने कोविड काल के दोस्त पड़ोसियों को हर संभव मदद दी है। वायुसेना के परिवहन विमानों ने फंसे हुए विदेशियों को उनके घरों तक सुरक्षित तो पहुंचाया ही, वहीं पड़ोसियों को राहत सामग्री समेत दूसरी मदद भी मुहैया कराई। As the novel coronavirus spread rapidly across the globe, our nation's response was firm, and IF on its part instituted various proactive measures to counter the spread and minimize the disruption in our functioning. We deployed our transport and helicopter aircraft promptly during the lockdown to support COVID-19 tasks, pan-India as well as abroad, wherein we flew almost 750 hours, including many missions to bring back stranded Indians across the globe. इस बार हिंडन एयरबेस पर आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा एयरफोर्स के बेड़े में शामिल राफेल लड़ाकू विमान। राफेल के साथ 3 फॉर्मेशन में जगुआर लड़ाकू विमान भी रहे, जिन्होंने आसमान में ऊंची उड़ान भरी। वहीं स्वदेश निर्मित विमान तेजस ने आसमान में अपना दम दिखाया। राफेल लड़ाकू विमान के अलावा सूर्य किरण टीम ने एक बार फिर आसमान में अपने करतब दिखाए। इस टीम के तहत कई लड़ाकू विमान आते हैं जो दुश्मन को वक्त रहते ही ध्वस्त कर सकते हैं। वायुसेना दिवस के मौके पर चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ग्लोब मास्टर, सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया। वायुसेना दिवस के मौके पर 2 चिनूक हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट में भाग लिया। वायुसेना प्रमुख ने इस मौके पर कई वायु वीरों को सम्मानित किया, जिनमें वो जवान भी शामिल रहे जिन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि राफेल, अपाचे और चिनूक को शामिल करने के साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भारतीय वायुसेना को भी और अधिक सामरिक बल देगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश के वायुसैनिक उत्कृष्टता और साहस के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने युद्ध और शांतिकाल दोनों में देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वायुसेना के बहादुर योद्धा न केवल देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना की 88 साल की यात्रा समर्पण, त्याग और उत्कृष्टता की रही है और ये आक्रामक और अजेय मानी जाती है। और फिलहाल छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। Watch India Fights Back with me, Vishal Dahiya, at 7:30 p.m. only on Rajya Sabha Television. आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी
आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। आयुष्मान भव में इस बार बात कोविड-19 और मानसिक तनाव की। हमारे साथ जुड़ेंगे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत पड़िगरही, होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा। आप अपने सवाल हम तक जीमेल, फेसबुक और ट्विटर के जरिए पहुंचा सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @राज्यसभा टीवी। #RSTV आयुष्मान भव का इस्तेमाल करें। facebook.com/राज्यसभा टीवी पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें जीमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmanbhav.rstv@gmail.com। देखिए आयुष्मान भव हर शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में निवेश करने का इस वक्त सबसे अनुकूल माहौल है। यहाँ लोकतंत्र है और स्थायी सरकार और निवेश की भरपूर संभावनाएं हैं। वो आज कनाडा के निवेशकों से इन्वेस्ट इंडिया वर्चुअल सम्मेलन के जरिए उन्हें संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में जीवंत लोकतंत्र, राजनीतिक स्थिरता, निवेश और व्यापार के लिए अनुकूल नीतियां हैं, साथ ही यहाँ पर पेशेवर मानव संसाधन भी। There is an opportunity for everyone, institutional investors, manufacturers, supporters of innovations, ecosystems, and infrastructure companies. There is an opportunity to invest, to set up units and to run businesses. There is an opportunity to partner with our private sector and with the governments. There is an opportunity to earn as well as learn. Not only that, as well as to lead. There is an opportunity to grow. Friends, in the post-COVID world, पीपीई किट का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और वैक्सीन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत कोविड-19 महामारी के बीच दुनिया के 150 देशों को आवश्यक दवाएं मुहैया करा रहा है। India is playing the role of the pharmacy to the world. We have provided medicine to around 150 countries so far during this pandemic. During March, June of this year, our agriculture export rose by 23%. This happened while the entire country was stringent lockdown. Today, our manufacturing is running on full stream. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलते माहौल का जिक्र किया। उन्होंने कॉरपोरेट कानूनों में किए गए सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की सुधरी हुई रैंकिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दुनिया के निवेशकों का भारत में भरोसा बढ़ा है और जब दुनिया भर में निवेश घट रहा था, 2019 में भारत में विदेशी निवेश 19% बढ़ा। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से परेशानी झेल रहे एमएसएमई को दी गई सरकारी सहायता का जिक्र किया और कहा कि भारत सुधारों की ओर चल पड़ा है और ये सिलसिला शिक्षा और श्रम में भी देखा जा सकता है, जिसका असर आने वाले समय में जरूर दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि इन सुधारों के जरिए भारत आत्मनिर्भर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और इस यात्रा में वैश्विक निवेशक भागीदार बन सकते हैं। The India story is strong today and stronger tomorrow. Let me explain how. Today, the FDI regime has been very well liberalized. We have created a friendly tax regime for sovereign wealth and pension funds.
We have undertaken significant reforms for developing a robust bond market. We have come up with incentive schemes for champion sectors. प्रधानमंत्री मोदी ने आज अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात की और अफगानिस्तान में चल रहे शांति के प्रयासों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने मुलाकात के बाद ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में चल रहे अफगानिस्तान की शांति वार्ता की प्रगति का जायजा लिया और शांति के लिए चल रहे प्रयासों के लिए भारत के समर्थन का भरोसा दिलाया। इससे पहले अब्दुल्ला अब्दुल्ला की मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह अजीत डोभाल से हुई और अजीत डोभाल ने मुलाकात के दौरान कहा कि भारत स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के पक्ष में है, जहां आतंकवाद के लिए कोई जगह न हो। करीब 19 वर्षों के युद्ध के बाद अब अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच दोहा में शांति वार्ता हो रही है। युद्ध से बर्बाद हो चुके अफगानिस्तान के विकास में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में करीब $200 करोड़ का निवेश किया है। Dr. Abdullah briefed Prime Minister on the Afghan peace process and on the ongoing talks in Doha. And PM reiterated our commitment towards sustainable peace and prosperity in Afghanistan and welcomed efforts towards a comprehensive and permanent ceasefire in Afghanistan. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा आज खत्म हो गई। आज से 20 दिन बाद यानी 28 अक्टूबर को बिहार की 243 में से 71 सीटों के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के पर्चों की जांच कल की जाएगी और 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी तेज हो रही है। बीजेपी और जेडीयू से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरी लोक जनशक्ति पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इनमें हाल ही में बीजेपी से एलजेपी में शामिल कई नेताओं का नाम भी शामिल है। इस बीच बिहार में एक और राजनीतिक मोर्चा खड़ा हुआ है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने थर्ड फ्रंट का ऐलान किया। थर्ड फ्रंट में आरएलएसपी और एआईएमआईएम के अलावा बहुजन समाज पार्टी, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक पार्टी समाजवादी भी शामिल होंगे, जो मिलकर विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देंगे। फ्रंट के संयोजक समाजवादी जनता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख देवेंद्र यादव होंगे और उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद का चेहरा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपने 42 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। इसी के साथ महाराष्ट्र की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वो भी बिहार में चुनाव लड़ेगी। पार्टी की तरफ से कुल 40 स्टार प्रचारक होंगे। शरद पवार पार्टी के स्टार कैंपेनर होंगे। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव 28 अक्टूबर से शुरू होंगे, वहीं मतगणना 10 नवंबर को होगी। पहले चरण में 71 सीटों पर 3 नवंबर को, दूसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव होने हैं। तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इसके मुताबिक अब खुले मैदान में चुनावी रैली में लोगों के शामिल होने पर कोई रोक नहीं होगी। वहीं बंद स्थानों पर भी हाल की क्षमता के 50% लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि सभी राजनीतिक आयोजनों में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं राजनीतिक रैली का आयोजन कंटेनमेंट जोन में नहीं किया जा सकता। इससे पहले अनलॉक 5 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद सभी तरह के आयोजनों को कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट दी थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में कोलकाता में आज अलग अलग जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया है और इसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय की ओर भी आगे बढ़े।
इन्हें देखते हुए कोलकाता पुलिस ने कई रास्तों को बंद कर दिया और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में कुछ दिन पहले नगर निकाय के पार्षद मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से छुटकारा पाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को अपनाने की बात कही है। यूएन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के उपायों को लेकर हुई बैठक में भारत ने पाकिस्तान पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि वो पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को पनाह देने और पालने वाले देशों के खिलाफ कड़ा कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपायों को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव येदला उमाशंकर ने ये मांग रखी। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को दूरसंचार और धन जुटाने की आधुनिक तकनीकों के अलावा दूसरी नई तकनीकें भी मिल रही हैं, जिससे वो बम बनाने और तबाही के दूसरे कामों को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि आतंकवादी बिना किसी देश की सहायता के ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में ज़रूरत है कि आतंकवादियों को साथ देने वाले देशों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को भारत की तरफ से लाए गए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पर सहमत होना चाहिए। भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और सदस्य देशों को आतंकवाद के शिकार लोगों के अधिकारों को भी समझना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक आतंकवाद से पीड़ित लोगों के प्रति देशों की भूमिका भी तय होनी चाहिए। ये समझना जरूरी होगा कि आतंकवाद के शिकार लोगों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। अब वक्त आ गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जैसा वैश्विक कानूनी ढांचा तैयार कर इस पर लगाम लगाई जाए। इस तरह से हमें आतंकवाद से वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने के लिए एक कानूनी आधार मिलेगा और सभी सदस्य देशों के पास आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक बहुपक्षीय मंच होगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। साल 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लूक को दिया गया है। स्वीडिश अकादमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए ये सम्मान दिया गया है। 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई लुइस स्वतंत्र रूप से लिखने के अलावा येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर रही हैं। इससे पहले उन्हें पुलित्जर समेत कई और पुरस्कार मिल चुके हैं। लुइस ग्लूक ने 1968 में फर्स्ट बॉर्न के साथ अपनी शुरुआत की और जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में वो शामिल हो गई। उन्होंने 12 कविताओं का संग्रह और कुछ निबंध उनके प्रकाशित किए गए। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको फिर से याद दिला दें कि कोविड से बचाव ही सबसे बेहतर रास्ता है और आप उन हिदायत और सावधानियों के साथ कोविड को फैलने से रोक सकते हैं और खुद को इससे बचा सकते हैं।